बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ टॉक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतरैन बख्श। उम्मीद करती हूं आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। नाज़रीन, हर वीक की तरह नए टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं और आज भी नया टॉपिक लेकर आए। और नया टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो कि हम अमूमन इसको फेस कर रहे होते हैं। अमूमन से मुराद कि बड़ा ख़तरनाक जो है ये प्रोसेस होता है, बड़ा ख़तरनाक बीमारी के तौर पर ये उभर कर सामने आ रहा है। और जिस तरीके से हम अगर इसकी बात करें तो कॉमनली अगर हम इसको कहें तो मुंह के सरतान की बात होती है या मुंह के कैंसर की बात होती है। इस तरह की चीज़ें बड़ी प्रोलॉन्ग चल रही होती हैं और बड़ी जो है जानलेवा भी साबित हो जाती हैं। अच्छा, मुंह का कैंसर क्यों होता है या मुंह के कैंसर की क्या वजूहात होती हैं, ये तमाम चीज़ें इन पर रोशनी डालना बड़ी ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग कॉमनली देख रहे होते हैं कि अपने मुंह के अंदर जो है वो हम लोग छालिया, गुटखा, पान और ये सारी चीज़ें यंगस्टर जो हैं बड़ा बेदरीग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और साथ ही साथ जब हम कोई मुंह की ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं तो उसके अंदर भी हम लोगों को बहुत एहतियात बरतनी पड़ती है, क्योंकि मुंह बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है और इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ हम अप्लाई नहीं कर सकते जिसके बाद हमें नुकसान जो है वो उसका झेलना पड़े। अच्छा, बहुत सारी वजूहात ये भी होती हैं और साथ ही साथ अपने मुंह की सफाई कैसे रखनी है, उसका ख्याल कैसे रखना है, ये भी आपकी जिम्मेदारी होती है और आपको इसका ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत भी होती है। क्योंकि अगर आपका मुंह साफ़ होगा तो आप तमाम तर बीमारियों से बच सकेंगे, तमाम तर वायरसेस से बच सकेंगे, बैक्टीरिया आपके मुंह के अंदर नहीं जाएंगे। अच्छा, मुंह की प्रॉब्लम्स जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं। अगर मैं लड़कियों की बात करूं या लड़कों की भी बात करूं तो उनके मुंह में छाले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। छाले क्यों हो जाते हैं, मुंह क्यों पकना शुरू हो जाता है, या ओरल के अंदर और कौन से ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं और कौन सी ऐसी बीमारी होती हैं जो कि ख़तरनाक साबित होती हैं या आगे जाके जो है वो नुकसान का बाइस बन सकती हैं। आज प्रोग्राम के अंदर हम इसी तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, इसी तमाम टॉपिक को ऊपर जो है वो हम डिस्कस करेंगे और तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे किस तरह से आपको अपने मुंह की हिफाजत करनी चाहिए। मेरे साथ जो प्रोग्राम के अंदर आज मौजूद हैं गेस्ट वो हैं डॉक्टर शुमाइला यूनिस। आपको वेलकम करूंगी। पेशे से जो है वो ओरल पैथोलॉजिस्ट है। अच्छा शुमाइला, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि जिस तरीके से हम मुंह के कैंसर की बात करते हैं या मुंह की कोई भी बीमारी होती है जो कि हम आजकल देख रहे हैं बड़ा प्रोलॉन्ग चल रही है, बड़ा पीरियड जो है इसका प्रोलॉन्ग है, सबसे पहले तो बताएं कि वजूहात क्या होती हैं। हम्म। अच्छा, जिस तरीके से हम ये तमाम बातें कर रहे होते हैं या प्रोग्राम के अंदर हम ये चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं तो ये आइडेंटिफाई कराना आवाम को बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोग हमेशा कह रहे होते हैं कि मुंह का सरतान यानी मुंह का जो कैंसर होता है जी, जी। वो बड़ा जो है आजकल हम देख रहे हैं कि सिर्फ बड़े ही नहीं बल्कि बच्चों के अंदर भी जो है ना ये चीज़ अब आना शुरू हो चुकी है और ये शायद इनहेरिटेंस तौर पर भी आ जाता है। जी, जी। असल बात ये है कि देखिए सबसे पहले अगर हम शुरू करें हम्म। तो ये है कि ओरल कैंसर है क्या? हम्म। अब चीज़ कोई भी चीज़ नॉर्मल चीज़ से हटकर हो रही है आपके मुंह में। कोई आपके मुंह में जो है कोई रेड कलर का पैच आ रहा है या हम्म। कोई थिकनिंग आ रही है हम्म। या फिर ये है कि कोई छाला है जैसे हम्म। आपने शुरू में बात की। तो अगर छाला 2 से 3 हफ्ते में हील नहीं हो रहा, हम्म। आपके मुंह में कोई ज़ख्म है, अगर वो हील नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि वो ओरल कैंसर की तरफ जा रहा है। अच्छा। क्योंकि ओरल कैंसर का ये कि छाला हील हो जाना चाहिए। हम्म। अगर नहीं हो रहा तो फिर आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए ताकि वो आपको गाइड कर सके। हम्म। और जहाँ तक ये बात रही कि किस एज में हो रहा है, हम्म। इसके सारी बात यही है कि हमारे यहाँ जो है पहले तो ये होता था एक एज होती थी, पूरी दुनिया में भी अगर हम देखें हम्म। तो ओरल कैंसर बहुत ज़्यादा हो गया है। सिर्फ हम्म। हमारा ही मुल्क इसमें नहीं है, बहुत ज़्यादा हो गया है। जेंडर पे अगर हम बात करें तो ये ज़्यादातर मर्दों में आपको मिलता है। अच्छा। ठीक है, और अगर आप एज की बात करें तो पहले ये था कि 55 मिडिल एज पे आपको ज़्यादा मिलता था, हम्म। लेकिन अब यंग एज पर है और उसकी वजूहात ही यही हैं कि वो हमारे पास जो चीज़ें हैं जो इस वजह से उसके रिस्क हम्म। फैक्टर्स है जिस वजह से वो हो रहा है, जो हमारे यहाँ तंबाकू है, इस वजह हम्म। से वो यंग जनरेशन में आ रहा अच्छा, मज़े की बात तो ये है ना कि तंबाकू नोशी मना भी की जाती है, सिगरेट्स के पैकेट पे बाकायदा तौर पर पिक्चर बना के लगाई भी गई है कि आपके मुंह का हाल जो है वो इस तरह है। से हो बिल्कुल जाएगा, सही कह रही हैं आप। आपका जो है मुंह का कैंसर जो है वो इस तरीके से बढ़ सकता है। और ये चीज़ें होती भी हैं रियलिटी में, सिर्फ डराने के लिए नहीं की जाती। ये बाकी रियलिटी है। जितने हमने पेशेंट्स देखे हैं बड़ी तकलीफ और अजियत से गुजर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग जो है वो उससे सबक और लेसन नहीं सीखते कि ये बड़ा नुकसानदेह अमल है। ये चीज़ असल में डिपेंड करती है अवेयरनेस। अगर हम्म। हम कैंपेन्स चलाएं ज़्यादा से ज़्यादा, हम्म। हमेशा ओरल कैंसर पर बात होती है लेकिन लोग इसको जो है कह देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, हम तो खा रहे हैं, कुछ नहीं हम्म। हुआ। लेकिन अगर हम कैंपेन्स चलाएं, सबसे ज़्यादा कैंपेन में अगर हम अभी भी आजकल देखें सोशल हम्म। मीडिया पे, तो अगर आप बोलते रहते हैं वो एक बात अलग होती है, लेकिन अगर आप कोई पिक्चर दिखा दें किसी को हम्म। या कोई वीडियो दिखा दें तो वो जल्दी आपके माइंड पे जाके सेट होती है। हम्म।
तो अगर हम पिक्चर्स, वीडियोस, कैंपेन्स और सोशल मीडिया पर करें तो ये ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस आ सकती है कि हमें ये चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। लेकिन आजकल तो मैंने देखा, जैसे कि आपने कहा कि पिक्चर, वीडियो और कैंपेन से दिखाएं तो लोग उससे खौफजदा हो जाते हैं और बिल्कुल। उससे जो है रुकना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमने देखा है कि लोग तो यूज टू हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से हम कह रहे हैं ना क्योंकि, कि वो एक तंबाकू नोशी का पैकेट जिसके ऊपर आप बज़ाहिर तौर पर लिखा हुआ भी है कि बिल्कुल। तंबाकू नोशी मुज़र सेहत है, इससे मुंह का कैंसर हो सकता है, और बाकायदा पिक्चर बना के भी उस पर डेवलप की गई है कि ये चीज़ जो है वो आपके मुंह का नक्शा इस तरह से तब्दील कर देगी। लेकिन लोग खरीद भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, इस्तेमाल भी कर रहे हैं, 2-2 पैकेट्स ख़त्म कर रहे हैं, 3-3 पैकेट्स ख़त्म कर रहे हैं। तो इस तरह की नोयत तो है। वजूहत ये है कि आदी हो चुका है। फिर जब इंसान आदी हो जाता है तो Addicted फिर है ना? बिल्कुल एडिक्टेड हो जाता है, आदी हो जाता है, तो फिर वो आपकी बात इतनी जल्दी नहीं सुनता। तो ये एडिक्शन के लिए क्या करना चाहिए? एडिक्शन के लिए होता है कि आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। वो आपको पूरा इसका गाइड करते हैं, इसकी रिप्लेसमेंट पे बताते हैं कि आपको किस तरह से, ताकि आप इस चीज़ को छोड़ें। तो इसके लिए पूरी गाइडेंस के लिए आपको डेंटल को कंसल्ट करना पड़ेगा। अच्छा। और ये कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि वो सुनते नहीं हैं, बल्कि मैंने खुद रिसर्च की है। तो उस टाइम पे हम उनको कह रहे होते तो वो कहते थे हाँ हमने पी ली, और बहुत जब एंड पे पेशेंट आ जाता तो कहता था अब तो पी ली हमने, अब पछतावा क्या, होता है ना अब जिंदगी पे। पछतावा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको अब भी पछतावा नहीं होता, क्योंकि अब बात ये होती है कि उनके माइंड में सेट हो चुका था, वो पूरे एडिक्टेड हो चुके होते हैं, और वो इस स्टेज पे जाके अगर हम उन्हें कहते हैं तो वो छोड़ने को राजी इतना जल्दी नहीं होते। वो ये कहते हैं कि हाँ हम कम कर देंगे, हमसे प्रॉमिस करके चले जाते हैं, बट एक्चुअली फिर उनको फिर हमें आगे जाके देखना होता है प्रोग्नोसिस पे कि वो किस तरह से, उनका फॉलोअप देखना होता है कि वो उसको छोड़ रहे हैं या नहीं। ठीक है। अच्छा, ये जो हम बात कर रहे हैं ओरल की और ओरल डिसीजेस की, तो ये जो वजूहात होती हैं, पहले तो ये बता दें कि क्यों होती हैं और इनके सिम्टम्स आना क्या शुरू होते हैं? देखिए, सबसे पहले सिम्टम ये होता है कि आपको या तो मुंह में कोई ग्रोथ हो गई है, कोई थिकनिंग हो गई है। गाल पर असल में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जो है अच्छा। वो गालों पर मिलती है, क्योंकि हम जो वो गुटखा और जो भी पानीपुरी इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पे गाल पर रख लेते हैं। तो इसीलिए पूरी दुनिया में तो ज़बान का कैंसर ज़्यादा है, हमारे यहाँ 2nd 3rd नंबर पर आता है। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ आता है बकल पर। अच्छा। गाल पर, चीक पर आता है, क्योंकि होता ये है कि वो उसी हिस्से को लेके यहाँ पर रखते रहते हैं, यहीं पे वो एक थिकनिंग सी बनने लगती है, जिसकी वजह से उनका मुंह खुलना स्टार्टिंग में कम हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट ओरल कैंसर पे आ जाए, पहले इसकी सारी चीज़ें होती हैं कि अगर यहाँ पे इसने यही कंडीशन में रखा है तो वहाँ पे होगा कि उसका मुंह खुलना जो है ना कम हो जाएगा, करना कम कर देंगे। और इसको हम कहते हैं लिमिटेड माउथ ओपनिंग। हमारे पास पेशेंट आता है कि उसका मुंह नहीं खुल रहा, अच्छा, थिकनिंग हो जाती है यहाँ पे, उसका मुंह ही नहीं खुलता, जितना हमारी होती है कि हमारी कितनी खुलना चाहिए उससे कम खुलता है पेशेंट का। तो इसको चेक कैसे करना चाहिए कि मुंह आपका ये किस हमारा तरह खुलना क्लिनिकल चाहिए? एग्जामिन हम करते हैं कि कितनी फिंगर्स हमारी चाहिए, पूरा हम उसका एग्जामिन करते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि उसका मुंह नहीं। तो देखने वालों को बता दें कितनी फिंगर्स मुंह के अंदर जानी चाहिए, तो अगर उनको कम से कम जो तंबाकू नोशी की तरफ हैं या जो लोग इस तरह के एडिक्शन में हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि भाई उनका मुंह कितना खुल रहा है। ये होगा कि उनका जो है ना मुंह खुलना बंद कम हो जाएगा। ठीक है, अब कभी कभी हमारे पास आते हैं बिल्कुल ही मुंह नहीं खुलता। अच्छा, तो अगर आपको लगता है कि आपका मुंह अगर आप खोलते हैं ओपन हो रहा है और आपको लगता है कि लिमिटेड माउथ ओपनिंग हो रही है, तो आपको अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करना चाहिए। दूसरी बात है, अगर हम दूसरे कॉजेस की बात करें तंबाकू के अलावा, तो हमारे पास तंबाकू सिर्फ इस सिगरेट में ही नहीं है, बल्कि हमारे पास पान, गुटखा, छालिया सब में ही आ रहा है। तो इस चीज से रुकने का, अच्छा ये भी डिपेंड करता है। अच्छा, हमारी जो रिसर्चेस हो रही हैं आजकल ओवरऑल वो यही हो रही हैं कि कितने सिगरेट हमने इस्तेमाल किए हैं तो कितने पे हो सकता है। अच्छा, ये डिपेंड करता है, क्योंकि और दूसरी चीज ये एक पे डिपेंड नहीं करता कि सिर्फ सिगरेट से ही हो रहा है। बहुत सारी स्टडीज आती है इसमें कहते हैं सिगरेट भी ले रहे होते हैं, क्योंकि ज्यादातर रिसर्च में पेशेंट्स को देखा गया है कि वो खाली सिगरेट नहीं ले रहे होते, वो सिगरेट के साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, गुटखा भी, छालिया भी इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये चीजें और कंबाइन होके आपके ओरल कैंसर को इंक्रीज कर देती हैं, आपको लेकर चली जाती हैं ओरल कैंसर की तरफ। ठीक है। और सबसे अगर आप, वैसे तो हमारा ये है कि सबसे इसको आप सर्वाइव भी कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज पर जो है वो डॉक्टर को अपने कंसर्न। लेकिन बात वही है कि चीजें काफी आगे निकल जाती हैं, मुंह आपका पूरा कहते हैं दारो मदार है। पेशेंट आता नहीं है, हमारी अवेयरनेस ये है कि वो कहता है नहीं मुझे कुछ भी नहीं है और ऐसा कोई मसला नहीं है। अर्ली स्टेज में अगर पेशेंट आता है, हमारे समय 2 स्टेजेस होती हैं, एक होती है देखिए अर्ली स्टेज और एक होती है एडवांस स्टेज। जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम सिर्फ उसे क्लिनिकली एग्जाम नहीं करते, हम उससे जो है क्लिनिकल के साथ साथ हम उसकी हिस्टोपैथ भी कराते हैं। एक ग्रेडिंग सिस्टम हमारा होता है, उसमें असल में ये होता है कि आपको एक बायोप्सी करनी होती है, गोश्त का टुकड़ा समझ लीजिए, लोथरा बिल्कुल आपको लेना होता है, वो हमारे लैब में जाता है।
जो कि एक हमारे यहाँ डॉक्टर ईसा जो लैब है उसमें भी बायोप्सी आपके पास अवेलेबल इनके पास है, आप वहाँ से भी करा सकते हैं। तो वो लेकर लैब में जाता है। अब वो उसके जो है ना डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, जैसे एग्जामिन मैं होता आपसे है। कह रही हूँ ना स्टेजेस जो है अर्ली हैं और एक लेट है, ऐसे ही ग्रेड्स होते हैं हमारे, जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि पेशेंट किस स्टेज पर आया। अगर वो शुरू के ग्रेड 1 पर आ गया है और क्लिनिकली भी नहीं है इतना, तो फिर हम उसको ज़्यादा सर्वाइवल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है सर्वाइवल नहीं है, 70 to 75% सर्वाइवल रेट है, मगर ये सारी चीज़ डिपेंड करती है कि डायग्नोस कब हो रहा है पेशेंट। यानी टाइम के ऊपर अगर डायग्नोस हो जाए चीजें तो फिर उसको बिल्कुल। पकड़ा जा सकता डॉक्टर है। से डरना नहीं चाहिए, आप आए दिखाएं। चीज को खराब होने से बेहतर है, मैं ये कहूंगी कि आप आके डॉक्टर को शुरू में ही दिखा दें। अगर आपको जरा सा छाला हो जाता है, 2 से 3 हफ्ते हो जाता है, हील नहीं हो पाता, आप लोगों की दवाइयां पूछ पूछ के फोन के हमें कोई टोट के बता दें या कोई चीज हमें बता दें, सर नहीं, अगर 2 से 3 हफ्ते हो गए तो आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत। अच्छा डॉक्टर शुमाइला, जैसे कि आप छालों की बात करी या ब्लिस्टर्स की बात करी, मैंने तो बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके कॉमनली ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, मुंह में छाले रहते हैं। बिल्कुल। यानी उनका ऐसा होता है कि 1 महीने छाले हैं तो 10 दिन छाले नहीं है, यानी उनका कंटिन्यूसली भी रहते हैं। बाज़ वक़्त लोग ऐसे होते हैं, आयरन की डेफिशिएंसी होती है बॉडी के अंदर या डिफरेंट इश्यूज होते हैं, उसकी वजह से भी हो जाते हैं। देखिए असल में ना हमारे जीआईटी की वजह से जो है बहुत सारी, असल में एक चीज़ तो नहीं होती पूरी बॉडी में, एक चीज़ की वजह से नहीं होती, हमारे जीआईटी की वजह से भी जो है ना ये छाले हो जाते हैं। एसिड रिफ्लक्स किसी को ज़्यादा हो रहा होता है, उनकी वजह से भी ये सब बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। सिर्फ यही नहीं है कि ओरल कैंसर पे ही छालों का है, दूसरे और कॉजेज़ भी हैं जिनकी वजह से हमें अल्सर। अच्छा, मुंह कुछ का ऐसे भी इस्तेमाल, जैसे कि हम कॉमनली कहते हैं कि मुंह का इस्तेमाल करना, हमें समझते हैं कि हमारा मुंह जो है वो अल्लाह ताला ने दे दिया है, बस इसको कुछ भी चबा लो, कुछ भी खा लो, कुछ भी रख लो इसके अंदर। तो हमारी थिंकिंग अब ये बन चुकी है कि लक्कड़ भी हजम और पकड़ भी हजम, वो वाली बात है। तो हम लोगों ने अपनी मुंह की मिसाल ना पे इस तरीके से दे दी है। तो आप क्या समझती हैं, मुंह का किस तरीके से ख्याल रखना चाहिए? देखिए मुंह का ख्याल का ये है कि सबसे पहले तो जो है ओरल कैंसर में भी ये है कि आपकी ओरल हाइजीन अच्छी होनी चाहिए। हम ओरल हाइजीन का मतलब क्या होता है कि हम बार बार ओरल हाइजीन बोले जा रहे हैं। ओरल हाइजीन से मतलब ये है कि हमें सबसे पहले जो है वो ब्रश पे ध्यान देना चाहिए। देखिए एक तो सुबह उठ के ब्रश करना चाहिए। दिन भर आप जो है खाते पीते रहते हैं, कुछ नहीं करते, तो लेकिन ये है कि फिर आपको रात को सोने से पहले, अभी कुछ रिसेंटली हमारे पास रिसर्चेस आई हैं जिसमें ये है कि वो कहते हैं कि आप नाश्ते के बाद जरूर करें ब्रश, तो फिर आपका जो है वो आपकी ओरल कैविटी जो है वो आपका मुंह जो है उसकी सफाई अच्छी रहेगी। क्योंकि वो मटेरियल होता है ना आपके मुंह के अंदर। हाँ, क्योंकि आप जो भी खाते हैं वो आपके दांतों पे मुंह पे जाके जम जाता है। एक लेयर सी, एक बायोफिल्म हमारे यहाँ एक वर्ड यूज किया जाता है डेंटिस्ट्री में कि आपकी एक लेयर सी बन जाती है प्लाक की, उसमें से बैक्टीरियाज निकलते हैं, एसिड्स होते हैं जो प्लाक प्रोडक्शन पे ज़्यादा करते हैं। ठीक है, यानी अपने मुंह की हाइजीन का ख्याल सबसे पहला अमल है और उसके बाद तमाम चीज़ें जो है वो आपने करनी है। अच्छा, हम सरतान की बात कर रहे थे, मुंह के कैंसर की बात कर रहे थे, डायग्नोसिस की क्या स्टेजेस होती हैं? जैसे कि आपने बताया कि डायग्नोस अगर पहले हो जाए तो फिर हम उसको रिकवर कर सकते हैं, रिकवरी हो सकती है उसकी, लेकिन डायग्नोस होता कैसे, क्या टेस्ट होते हैं उसकी? जैसे आपने बायोप्सी तो बता दी कि उसका लोथड़ा लिया जाता है, उसके बाद हमें उसको ये बताया जाता है कि इसकी स्टेजेस जो है वो कौन सी हैं। लेकिन जब अगर पेशेंट आपके पास आ रहा है और वो बता रहा है, शिकायत कर रहा है कि मेरे मुंह में ब्लिस्टर्स हो गए या मेरे मुंह में फॉर एग्जांपल गोश्त बढ़ रहा है या कोई भी इशू हो रहा है, मेरा मुंह ज़्यादा खुल नहीं रहा, इस तरह के अगर कोई सिम्टम्स बताता है तो पहली चीज़ दिमाग में क्या आती है? देखिए हमने जो बायोप्सी के लिए भेजना होता है वो हमारे लिए ग्रेडिंग कहलाता है। अच्छा, ठीक है, यानी सर फर्स्ट हैंड स्टेजिंग होता जो है। होती है वो हमारी क्लिनिकली होती है। जब पेशेंट आता है तो उसको फिजिकल एग्जाम किया जाता है, उसकी हेड एंड नेक की एग्जामिनेशन होती है, उसके बाद फिर हम ये बायोप्सी का करते हैं और हम ठीक है। स्टेजिंग को क्लिनिकली चेक करते हैं। 2 चीज़ें हैं, एक है स्टेजिंग, एक है ग्रेडिंग। स्टेजिंग क्लिनिकली होती है, पेशेंट जब आता है तो आपको इसको एग्जामिन करते हैं फिजिकली पूरा, तो आपकी स्टेजिंग डायग्नोस हो जाती है कि स्टेजिंग क्या है। हमारे पास 4 स्टेजेस होते हैं जिसमें हमारी अर्ली डायग्नोसिस होती है, एक लेट होती है। स्टेज 1 स्टेज 2 अर्ली हो जाता है और लेट डायग्नोसिस हमारी स्टेज 3 स्टेज 4 होती है। ठीक है। एक तो हमारी ये हो गई जब पेशेंट आया। दूसरा ये है कि हमें उसको देखना होता है कि वो कितना फैल गया है, हमारी जो है म्यूकोजा जो हमारी ओरल की स्किन है उसके अंदर। म्यूकोजा का आपको अगर और ज़्यादा डिफाइन करके बताएं तो ओरल की जो स्किन है, जैसे स्किन हमारी आपको नजर आती है डर्मिस है सारी, तो ओरल की हमारी जो म्यूकोजा होती है स्किन पे, उसके जहाँ पर जो हमें ये मौजूद होता है, जो भी ग्रोथ हमें लगती है, हमें लगता है कि इसमें कुछ हो सकता है, तो हम क्या करते हैं उसकी बायोप्सी लेके भेज देते हैं। उसको हम फिर ग्रेडिंग पे चेक करते हैं, रिपोर्टिंग पर किस आपकी रिपोर्टिंग पे आया है। ग्रेड 1 होते हैं, ग्रेड 2 होते हैं, जिसपे हम आइडेंटिफाई करते
ठीक है, यानी इसकी सेकेंड, ये भी ब्लड टेस्ट भी हमारे होते हैं और पूरे चेक करने के लिए, ताकि हमें पता चल जाए कि पूरी फिजिकल क्या है। ठीक है, यानी ये तमाम प्रोसेस होता है, उसके बाद पता चलता है, उसके बाद डायग्नोज होता है कि हाँ स्टेजेस हैं क्या। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं जी। कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं? कराची से बात कर रहा हूँ, गुलशन इकबाल से। जी जी जी, कहें। मैं ये कह रहा हूँ कि ये दांतों में गैप बढ़ रहा है मेरे ना। अच्छा, हाँ, तो उसमें वो बड़ी मीट वगैरह फंसता है ना, तो उसका क्या इलाज है, ट्रीटमेंट? ठीक है, आपके दांतों में गैप आ रहा है जिसकी वजह से तमाम चीज़ें उसमें फंसना शुरू हो गई हैं। आपकी एज क्या ये हम लोग जो है इसका जवाब ज़रूर लेंगे। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, उसके बाद तमाम चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक हेल्थ टॉक में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले मुंह के सरतान के हवाले से बात कर रहे थे। बहुत सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे थे कि कौन सी ऐसी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से मुंह के कैंसर की तरफ चले जाते हैं। क्योंकि हमने बार बार इस चीज़ को हाईलाइट किया, बार बार इस चीज़ को बताने का मकसद ये है कि जो पान, गुटखा, सिगरेट, छालिया, इन तमाम चीज़ों का बेतरीक़ इस्तेमाल किया जा रहा है उसको कंट्रोल कर लें, क्योंकि इससे जो है वो वाकई आपके मुँह के अंदर बहुत सारे नुकसान पैदा हो सकते हैं और आपको ये मौत की तरफ भी ले जा सकते हैं। क्योंकि हमें पता नहीं होता कि जो चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमें कितनी हद तक नुकसान पहुंचा रही है, और नुकसान पहुंचाने के साथ साथ वो आपके मुंह का नक्शा भी बिगाड़ देती है। तो ये ऐसी बीमारी है जो कि बड़ी तकलीफ दे अमल की बीमारी है, और इससे रुकने के लिए आपको इन तमाम चीज़ों पर अपना हाथ रोकना पड़ेगा। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद थे, शुमाइला, जिन्होंने कहा कि उनके दांतों में गैप आ रहा है और अगर वो कुछ भी खाते तो उनके दांतों में फंस जाता है। तो उनका जवाब हम देते पहले, उसके बाद फिर हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अगर उनके दांतों में गैप आ रहा है तो उनको ये चाहिए कि पहले तो सबसे पहले जाके ठीक है। और अगर आप चाहें, अगर वो कह रहे हैं कि खाना फंस जाता है, तो हमारे यहाँ एक चीज़ अवेलेबल है डेंटल में, वो है डेंटल फ्लॉस। अच्छा, ठीक है, जिससे धागा, ये वो धागा नहीं है जो आप अपने तौर पर मतलब घर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये हमारा डेंटल का जो है प्रिपेयर्ड धागा होता है, उससे लेके आपको दांतों के बीच में पूरा उसमें लिखा होता है किस तरह से करना है। इससे ये होता है कि आपका जो है वो खाना वहाँ जाकर नहीं फंसता। दूसरी बात ये है कि आपकी जो है सफाई पूरी होनी चाहिए। आप जो है जाके डेंटिस्ट को दिखाएं और उसमें जो है ना स्केलिंग कराएं पूरी, और देखें वहाँ पता करें खाना फंस क्यों रहा है। बाज़ औक़ात ये होता है कि दो दांतों के दरमियान गैप होता है, ठीक है, और आपको उसमें पता नहीं चलता कि दो दांत के दरमियान बीच में जो है उसमें कैरीज डेवलप्ड होगी, कीड़ा डेवलप्ड हो गया जिसे हम कहते हैं। अब आपको तो लग रहा है ऊपर से खाना जाके फंस रहा है, लेकिन मालूम नहीं है कि हो सकता है वहाँ पे कैरीज डेवलप्ड हो, कीड़ा लग रहा हो। तो वो चीज़ आप खुद जाके खुद नहीं इतना उसको डिटेक्ट कर सकते जितना आपका एक डॉक्टर उसको जाके डिटेक्ट। तो गैपिंग के लिए क्या करना पड़ता है? गैपिंग के लिए देखिए एज पे डिपेंड करता है। वैसे सबसे ज़्यादा जो है वो है ऑर्थो वायर लगाते हैं, ब्रेसेस हमारे यहाँ लगाए जाते हैं कि वायर ट्रीटमेंट होता है। दूसरा ये है कि अगर दो उस तरह का ट्रीटमेंट है कि ऑर्थो पूरा नहीं है, तो हम ये भी करते हैं कि टूथ कटिंग करके उसमें जो है वो टूथ अगर बहुत ज़्यादा गैप है तो फिर हम जो है उसके ऊपर एक दूसरा दांत जो है ना रिप्लेस कर देते हैं, ताकि वो गैप बेसिकली जो असल पेशेंट का जो मसला है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, हमारे यहाँ जब भी कोई पेशेंट आया, हमारे यहाँ के अलावा अगर आप देखें पूरी दुनिया में ये चीज़ है कि पहले ये होता था कि आप ये चीज़ कर दें या वो कर दें, लेकिन अब हमारे यहाँ ये होता है कि सबसे पहले पेशेंट का कॉज रिमूव होना चाहिए। और हमारे यहाँ सबसे पहले पेशेंट जब आता है जब उसको दर्द होता है, जब तक उसको दर्द नहीं होता वो हमारे पास आता ही। ये तो अलमिया है ना हमारी सोसाइटी सब टलाते रहते हाँ, हैं कि सोसाइटी हमें का नहीं दौर है। आना। वो कहते हैं ना कि हम लोग पहले घर में फर्स्ट एड ले लेते हैं, कोशिश करते हैं कि घर की मेडिसिन को क्योर कर लें, सारे उससे हम अपने आप टोटके को और टोटके देखते हैं, कर लेते टोटकों को बुरा नहीं लॉन्ग कह रही, नहीं, लेकिन टोटके बुरे फिर नहीं भी, होते, आप लेकिन दिखा टोटका एक हद तक असरअंदाज बिल्कुल होता सही कह रही हैं है। आप। और उसके बाद अगर वो टोटका ज़्यादा कर लें आप तो वो नुकसान भी दे सकता है। तो टोटके को इतनी अच्छा जो है ना नहीं समझना चाहिए। एक वक्त है हमारे बुजुर्ग कहते थे कि पहले डॉक्टर नहीं होते थे, हकीम होते थे हमारे पास, तो हम उनसे जो है इलाज करवाते थे और हम कोशिश करते थे कि अपने घर में वो जड़ी बूटियां बनाएं और वो उस तरह से हम लोग इलाज करते। हमसे बेहतर तो तुम लोग जानते नहीं हो, लेकिन टेक्नोलॉजीज रिवॉल्व हो गई हैं, ज़माना आगे बढ़ चुका है और अब वो वाले मामलात लोगों के साथ नहीं रहे। क्योंकि हम जिस तरीके से पहले देखते थे कि ग़िज़ाएं चेंज हैं, अब की डाइट बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, वो अब तक बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, उनको अभी तक एजेस में हम देखें तो वो बड़े फिट हैं, हमसे ज़्यादा मतलब मजबूत हमें नजर आते हैं, हम जल्दी थक जाते हैं, ऐसा ही है। और प्योरिटी खत्म हो गई ना। और सबसे बड़ी बात है हमारा लाइफस्टाइल चेंज।
बिल्कुल, और हमारा मकसद ये है कि उनको गलत कहना मकसद नहीं है। मकसद सिर्फ इतना है कि हर चीज़ की एक ट्रीटमेंट होती है जो कि एक डॉक्टर ही बता सकता है, और डॉक्टर के पास जाने का मकसद ये होता है कि आप अपनी जो आपके साथ जो मसाइल हैं उसको जल्द से जल्द आप क्योर कर लें। अच्छा, ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे हम, ओरल सरतान की बात कर रहे थे, कैंसर की बात कर रहे थे। ट्रीटमेंट के ऊपर जब हम आते हैं तो पहले आपने कहा कि बायोप्सी का हमारे पास प्रोसेस होता है, उससे हमें स्टेजेस डेवलप हो जाती है कौन सी। अगर अर्ली स्टेज पे आता है तो फिर क्या प्रोसीजर होता है, सेकंड स्टेज पे आता है तो क्या प्रोसीजर होता है? हमने हमारा जो स्टेजिंग होती है वो क्लिनिकल और जो बायोप्सी होती है वो हमारी ग्रेडिंग पर होती है। अगर अर्ली स्टेज पर आ जाता है तो हमारे पास इसमें हमारे पास जो ट्रीटमेंट फर्स्ट आते हैं वो आता है सर्जरी, अच्छा ताकि वो चीज़ फैल ना जाए। अच्छा, अर्ली स्टेज पर ही सर्जरी की तरफ ले जाया जाता है। एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है, उसको सर्जरी ट्रीटमेंट आता है। एक पूरा ट्रीटमेंट नहीं होता कि हमें यही करना है, ठीक है। हमारे पास ये होते हैं, एक ट्रीटमेंट होता है और फिर इसमें हम कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट, ठीक है। हमारे पास सर्जरी होती है ताकि हम उस चीज़ को निकाल दें, वो चीज़ फैले नहीं। दूसरी चीज़ हमारे पास होती है कम्बिनेशन सर्जरी के साथ। हम जो है, आपने सुना होगा, शुआएं सुनी होंगी आपने, ये लेजर ट्रीटमेंट। जी बिल्कुल, रेडिएशन इसको कहा जाता है, रेडिएशन थेरेपी दी जाती है। तो जितना एडवांस स्टेज हो जाता है उसमें आप रेडिएशन थेरेपीज देते रहते हैं। एक और आपने सुना होगा कीमोथेरेपी, बिल्कुल ऐसा क्योंकि ही। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि हमारी बॉडी में एक कंट्रोल सिस्टम मौजूद है। अगर वो कंट्रोल सिस्टम खत्म हो जाता है, बॉडी में सिग्नल्स आते हैं कि कोई भी चीज़, जैसे हमारी आप देख लें, आंखें हैं, हमारी स्किन है, एक कंट्रोल आता है सिस्टम हमारी बॉडी से कि ये इतना डेवलप्ड हो रहा है, उसके बाद रुक जाए। कहीं जैसे किसी को कट लग जाता है तो आपने देखा होगा वो चीज़ हील हो जाती है, जख्म भर जाता है, बॉडी से सिग्नल आता है यहाँ पे सेल्स डेवलप्ड हो, वैसे ही आपके ऊपर स्किन आ जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो कंट्रोल सिस्टम होता है, जो ये कहता है कि ये चीज़ रुक जाए, वो हो जाता है खराब। अच्छा, जिसकी वजह से वो ग्रोथ बढ़ जाती है, जो मैं बार बार बोल रही हूँ कि ग्रोथ बढ़ जाती है। तो इसी वजह से होता है कि हमारा कंट्रोल सिस्टम और फैलना शुरू कर देता है वो। बिल्कुल। और सिर्फ ग्रोथ का ही नहीं है, दूसरी बात ये है कि थिकनिंग भी सिर्फ जाती है। ज़्यादा क्यों थिकनिंग हो रही है, सेल्स ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं, वो इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारी बॉडी में सिग्नल ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है। ठीक है, अब हमारे यहाँ होता है, अब ये वो सेल्स हैं जो कि नॉर्मल नहीं है, ये वो सेल्स हैं जो कि नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। तो अब इसके लिए भी और क्या ट्रीटमेंट? अच्छा, इसकी डेवलपिंग सेल्स भी होते हैं, क्योंकि जब आप ऑपरेट कर देते हैं या ऑपरेट की तरफ आप लेकर जा रहे होते हैं, सर्जरी की तरफ लेकर जा रहे होते हैं, तो फिर ये हमने ये कॉमनली सुना है कि इस तरह की बात हमने सुनी है कि मोस्टली पेशेंट्स कहते हैं या फिर डॉक्टर्स कहते हैं कि वो चीज़ खुल जाती है, क्योंकि सर्जरी के बाद वो चीज़ खुल गई है आपकी, तो फिर उसके बाद जो है वो उसके चांसेस इसलिए डेवलप होना शुरू हो जाते हैं कि वो मज़ीद भी फैल सकता है, जब तक अगर आप उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाएंगे। जैसे कि आपने कहा कि कीमोथेरेपी और रेडिएशन ये सब तो बाद के प्रोसेस है, पहले तो आप सर्जरी की तरफ जाते हैं और उसके बाद फिर जब तक आप कीमोथेरेपी और रेडिएशन की तरफ नहीं जाते, वो प्रॉपर आपका ट्रीटमेंट मुकम्मल नहीं होता। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। ये स्टेज अर्ली होता है और एक एडवांस। और जो मैं कह रही हूँ कि ये ट्यूमर सेल्स डेवलप हो जाते हैं, ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, वो हमारी होती है कीमोथेरेपी। ये उन सेल्स को जो है मार देती है जो हमारी ये डेवलप ज़्यादा हो अच्छा। जाते हैं। और अर्ली डायग्नोसिस जो है वो यही है कि अगर आप आ जाते हैं डॉक्टर के पास तो अर्ली डायग्नोस हो जाता है, तो ट्रीटमेंट हो जाता है। और ये नहीं है कि लोगों के दिमाग में होता है कि कैंसर हो गया तो उसमें ट्रीटमेंट नहीं है। बिल्कुल ऐसे देखिए, ही है। ट्रीटमेंट के हर चीज़ पे, जैसे मैं बार बार इस चीज़ को बोल रही हूँ कि हमारे पास अर्ली डायग्नोस हो जाता है, लेट डायग्नोस होता है। अर्ली डायग्नोस हो जाता है तो हमारा सर्वाइवल रेट, मतलब हमारे बचने के चांसेस, सर्वाइव ज़्यादा है। करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो कोशिश ये करें, कोई चीज़ भी डेवलप्ड हो तो उसको आप सर्वाइवल रेट को इंक्रीज अपने करने के लिए डॉक्टर को कंसल्ट ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, नोमान बात कर रहा हूँ, मलिक कराची से। जी नोमान। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम आप लोगों का जा रहा है। और क्योंकि मैं खुद एक कैंसर का पेशेंट हूँ, तो पिछले 1 साल से जो मैं सर्वाइव कर रहा हूँ कैंसर के हवाले से, तो माशाल्लाह डॉक्टर साहब जो बातें कर रही है बिल्कुल एक्यूरेट है, सही है कि अर्ली डायग्नोस होता है तो उसमें काफी चीजें जो है बेहतर हो जाती है। तो मेरा सवाल ये था कि लिम्फोमा के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन अगर डॉक्टर साहब शेयर कर दें। नॉन हिस्टन लिम्फोमा, इनके कॉजेज क्या होती है, मतलब क्यों होता है ये कैंसर, इसकी वजूहत क्या होती है? ठीक है, समझ आया आपको? देखिए, हमारे यहाँ जो ये बात कर रहे हैं, हर चीज़ जो है वो, कुछ चीज़ें जो होती हैं हमारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे ओरल कैंसर में टोबैको है, ये चीज़ है। लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं वो डिपेंड करती हैं आपकी हेरिडिटी पे, और कुछ चीज़ें आपकी डिपेंड करती हैं डिजीज वायरस पे। कुछ जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि कौन से वायरसेस हैं। एक हम अगर बात करें पूरे ओरल कैंसर को, या ये जो बात कर रहे हैं लिम्फोमा के, उनको लेकर, तो हमारे पास कोई एक चीज़ नहीं है कि ये चीज़ ही डेवलप होती है। बहुत सारी चीज़ें आपने सुना, हेरिडिटी जेनेटिकली डिजीजेस चलती हैं।
और वायरस की वजह से भी होती हैं। तो ये बेसिकली जो है वायरस की वजह से भी ज़्यादा होता है और ये आपका हेरिडिटरी भी आता है। ठीक है, यानी इनहेरिटेंस भी होता है ये। बिल्कुल, देखें ओरल कैंसर में भी यही है कि एक हम अगर एक टर्म यूज़ करें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो कि बाहर ज़्यादा मुल्क में होता है, उसकी वजह से ये ज़्यादा होता है। और हमारे यहाँ जो है वो, जैसे मैंने आपसे शुरू में बात की कि हमारे यहाँ बगल म्यूकोसा गाल का ज़्यादा होता है, इसलिए क्योंकि हमारा ये हो, इसलिए यहाँ क्यों साइड ज़्यादा है। वैसे तो देखें ये आपके गाल पे, ज़बान पे, तालू पे सब जगह डेवलप्ड हो सकता है ओरल कैंसर, लेकिन मैं क्यों फोर्स इस बात को ज़्यादा कर रही हूँ, रिसर्च ही ज़्यादा फोर्स बता रही है कि बकल म्यूकोसा है, क्योंकि हम वो चीज़ यहाँ पर रख लेते हैं। आपने देखा होगा उन्होंने ली और यहाँ पर वो एक सेव रख कर ली ली, यहाँ पे, तो वो हमारे यहाँ ज़्यादा डेवलप कई घंटों तक वो मुंह में ही रहती और है। फिर वो थिक नहीं करती है। अगर आप बात कर लें पूरी दुनिया को लेके, तो वहाँ पे टंग कैंसर ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ये कॉज तो है टोबैको, ड्रिंकिंग भी कॉज है, सेकंड वायरसेस भी है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस भी cause ठीक है। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है जी। कौन हो, कहाँ से बात करें? अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मुरीद हुसैन बात कर रहा हूँ क्लिफ्टन से। जी मुरीद। मुझे ये थोड़ा सा दांतों के मसले में बात करना है। रात को जब मैं सोता हूँ ना, तो 2-3 घंटे के बाद मेरे मुंह में ना थूक जमा हो जाती है, तो उससे मेरी आंख भी खुल जाती है और मुझे थूक जो है ना फेंकनी पड़ती है। इस मसले के बारे में पूछना है। हालांकि मैं रात को दांत साफ करके भी सोता हूँ। अच्छा, कह रहे हैं सलाइवा जनरेट हो जाता है मेरे मुंह के अंदर, और वो ऐसा हो जाता है कि मुझे बाकायदा नींद से मेरी आंख खुलती है और मुझे वो थ्रो करना पड़ता है, यानी स्प्रेड करना पड़ता है, उसके बाद जाके मैं फिर सोता हूँ। देखिए ये डिपेंड करता है कि बेसिकली है क्या, इनकी एज इन्होंने नहीं बताई। अच्छा, एज तो चले, अगर मैं मैक्सिमम भी अगर हम देख लें तो 35 to 40 या Middle age अगर हम 30 to देख लें। 40 के दरमियान अगर हम देख लें, तो इस तरह की एज के दूसरी अंदर। बात ये देखें, कुछ लोगों को ये हैबिचुअल भी होता है, लेकिन ये कि इनकी उस पर डिपेंड करता है कि क्या ये डाइट ले रहे हो। अच्छा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो हमारे यहाँ तो इसमें ये इंटरनली वीकनेस भी कहलाती है? इंटरनल वीकनेस को हम इतना नहीं ले सकते, लेकिन ये है कि ये बेसिकली इनका है क्या, पूरा हमें पूरी हर चीज़ को, कोई सी चीज़ को भी डायग्नोस करने के लिए हमें पूरी हिस्ट्री लेनी पड़ती है। ओके। हम किसी एक चीज़ पे नहीं कह सकते कि, जैसे आपसे शुरू से कह रही हूँ कि हम एक चीज़ पे नहीं कह सकते कि इस वजह से। तो आपको बैकग्राउंड जानना बहुत पूरा जरूरी है। हिस्ट्री हर चीज़ लेनी पड़ती है कि इनकी हैबिट्स क्या हैं, ये क्या लेते हैं, तो वो पूरा इनका हमें देखना पड़ता है, फिर हम उस पर करते हैं कि क्या चीज़। जैसे आपने शुरू में स्टार्ट में कहा था कि और ओरल कैंसर के अलावा भी जो है वो छाले हो जाते हैं, तो देखिए ओरल कैंसर के अलावा भी छाले हो तो डिपेंड करते हैं वो भी जीआईटी पर। तो हम सिर्फ एक ही, जब हम चीज़ इस्तेमाल करते हैं कि हमारी होती है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। एक चीज़ पे हम डायग्नोस नहीं कर, डिफरेंशियल हम चीज़ें बनाते हैं कि ये हो सकता है, लेकिन वो कैटेगरी किस टेस्ट पे और उनके क्या जो हमें वो सवाल होते हैं हिस्ट्री पे, उस पे फिर हम फाइनल डायग्नोसिस पर पहुंचते हैं। ठीक है, यानी अभी इसको आइडेंटिफाई करना आसान नहीं है कि ये सारी क्यों हो चीज़ें रहा हमें है। हिस्ट्रीज है, एग्जामिन लेके फिर करना हम बहुत पूरा- जरूरी है। सबसे बड़ी बात हमारे डेंटल में यही होता है कि आपको फिजिकल एग्जाम, तो इसके कोई टेस्ट हैं जिस तरीके से ये कोई प्रॉब्लम अपनी बता रहे हैं, जैसे शेयर कर रहे हैं कि मेरे मुंह में सलाइवा ज़्यादा जनरेट हो जाता है और उसके बाद इतना हो जाता है कि कॉमनली सलाइवा वैसे भी लोगों के जनरेट होता है, वो जैसे कि हम कहते हैं हाँ कि अगर वो सो रहे होते हैं तो उनको नॉर्मली उनका सलाइवा जो है वो रिलीज हो रहा होता है बिस्तर पर या कुछ भी, या तकिए पर, लेकिन कुछ हैबिट्स भी होती लेकिन हैं। जिस तरीके से ये बता रहे हैं, ये प्रॉब्लमेटिक नहीं लग रही आपको कि इतना ज़्यादा उनके जनरेट हो जाता है कि वो कह रहे हैं कि मुझे नींद से उठ कर जो है वो थ्रो करना पड़ता है? पूरी हिस्ट्री पर इनका आएगा, हमें पूरी हिस्ट्री लेनी पड़ेगी कि हैबिट्स क्या है, उस चीज़ पर फिर तो हम इसके लिए final- टेस्ट क्या होते हैं? टेस्ट आपके इंक्रीज सलाइवेशन के जो होते हैं, जैसे हमें कहा जाता है ज़्यादा सलाइवेशन हो रही है, तो इसके हमारे टेस्ट होते हैं। हम जो है वो आपका ब्लड टेस्ट भी कराते हैं इसमें, और इनकी हिस्ट्री पे भी पूरा डायग्नोस करेंगे। ठीक है, यानी हिस्ट्री लेने के बाद पता चलेगा diagnose करेंगे कि हम किस कौन सा तरह से कराएंगे। करना चाहिए। अच्छा ठीक है, अभी हम ओरल कैंसर की तरफ ही चलेंगे क्योंकि ये इतना प्रोलॉन्ग चैप्टर है जिसको हम ख़त्म नहीं कर सकते हाँ, वो आसानी से। एक मुहावरा होता है ना, क्या वो कूजे में बंद करने वाली बिल्कुल। बात है, वो हमें बिल्कुल कवर करनी है। और सेकंड ये कि अवेयरनेस हमें बहुत ज़्यादा देनी है, जितना हम कैंपेन करें, अवेयरनेस करें, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। अच्छा, अगर हम कैंसर की बात कर रहे थे, ओरल कैंसर की बात कर रहे थे, तो क्या ये एक दूसरे से लगता भी है? नहीं, देखिए ये बहुत एक अच्छा सवाल है कि ये कंटेजियस है क्या नहीं, इसको कहा जाता है, जिसको हम अपनी जबान में कहते हैं क्या ये छूत की बीमारी, जो एक आम जल्दी लोगों को जल्दी समझ आ जाएगा, तो ये कंटेजियस नहीं है। अच्छा। ऐसा नहीं होता कि ये कंटेजियस है, क्योंकि देखें हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, अगर देखें भी लोग तो वो कहते हैं कि हमारे शायद नाना दादा को, तो ऐसा नहीं है कि नाना या दादा किसी के बड़े को हुआ है या किसी के फादर को हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि उनके बच्चों को भी वो लग जाए, क्योंकि ये कंटेजियस बिल्कुल भी नहीं है।
ठीक है। अच्छा, ये हमारी सोसाइटी का माइंडसेट है, जिस तरीके से हम देख रहे होते हैं सोसाइटी के अंदर कि अगर किसी भी पेशेंट को उनके फैमिली के अंदर या किसी की भी फैमिली के अंदर किसी एक पेशेंट को कैंसर हो जाता है, या माउथ कैंसर हो या डिफरेंट कैंसर हो किस्म का, तो उनके दिल में खौफ और डर ज़रूर बैठ जाता है कि भाई अगर हम इससे मिलेंगे, हम इसके पास जाएंगे तो हमें वो बैक्टीरिया ना लग जाए, हमें वो वायरस ना लग जाए, उसके इर्द गिर्द जो चीज़ें पड़ी होती हैं, जो सामान उसका पड़ा होता है, उसको हाथ नहीं लगाते, उसको हाथ लगाने से कतराते हैं। तो ये ज़रा क्लियर कर दें, क्योंकि मेजॉरिटी पेशेंट बड़े तकलीफ दे अमल में होते हैं, और इस तरह का रवैया अगर उनसे रखा जाए तो मज़ीद वो प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं, मज़ीद वो डिप्रेशन में चले जाते बिल्कुल हैं। आप सही कह रही हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात जो होती है कैंसर्स में, जब किसी को हो जाता है तो सबसे बड़ी बात हम ये कहते हैं फैमिली सपोर्ट। बिल्कुल ऐसे ही। अब जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम ज़रूर पूछते हैं कि आप किसके साथ आए हैं। हम्म, डायरेक्ट हम पेशेंट को, अगर हमें डायग्नोज भी हो जाता है कि इसको ये है, तो हम डायरेक्ट एकदम से पेशेंट को नहीं बताते। हम ऑब्वियसली कहते हैं कि आप किसके साथ आए हैं, आपके साथ फैमिली मेम्बर कौन है। तो हम फिर पहले फैमिली मेम्बर को बताते हैं, फिर हम पेशेंट को जो है उससे अवेयर करते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये एक दूसरे से नहीं लगता, और ये कि पेशेंट की सबसे ज़्यादा आपकी फैमिली सपोर्ट करती है। वो कहते हैं ना, आप पहले ही बीमार हो जाते हैं अगर आपके सराउंडिंग में लोग आपको परेशान बिल्कुल, करते हैं। लोग डिप्रेशन, एंजाइटी, फिर वो चीज़ फिर पेशेंट रिकवर भी नहीं हो सकता। लोग इसी तरीके का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं कि वो अगला बंदा अपने आप को मजीद बीमार समझने लग जाता है, और जिस तरीके से एक बंदे को बार बार टीज किया जाता है ना, यार तुम तो बीमार हो गए, तुम तो बीमार हो गया, तो वो वाली चीज़ और ज़्यादा डिप्रेसिव होती है, और ज़्यादा जो है Anxiety की तरफ आपको लेकर बेड पर ले जाती है इंसान को, और इंसान रिकवर करने के बजाय वो यही सोचता है कि मैं मर ही जाऊँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जिस तरह के हमारा माइंड सेट है इस बिल्कुल तरह सही के। कह रही हैं। अच्छा, विल पावर की अब आप बात कर लेते हैं, क्योंकि विल पावर जैसे कि आपने कहा बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए इसके अंदर, क्योंकि अगर आपको पता चल जाए कि कैंसर है तो इंसान वैसे ही मायूस हो जाता है। सबसे पहले हाँ, बिल्कुल आप सही तो कह ये रही हैं। हमने देखा है, पेशेंट की स्टडीज़ देखी हैं, उसमें हमने ये देखा कि अगर कभी भी डायग्नोज करके किसी पेशेंट को बता दिया जाए कि भाई आपको कैंसर है, वट एवर माउथ कैंसर है या कोई भी कैंसर है, तो वहीं पे मायूस हो जाता है कि यार मेरी ज़िंदगी का जो है ना अब आखिरी लम्हात आ गए, वो ये समझने लग जाता है, उसके दिमाग की मेंटालिटी ये जो है सेट हो जाती है, और फिर सोसाइटी के लोग उसको ये डेवलप करने को पे मजबूर कर देते हैं। तो विल पावर कितनी जो है वो रखें स्ट्रांग होती है इस पूरे मामले के अंदर? देखिए, डॉक्टर का काम होता है कि वो तो इलाज करते हैं, ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी पे। या तो देखिए, आपने देखा है हमारे सोसाइटी में सबसे ज्यादा अब जो बीमारियां हो रही हैं वो डिप्रेशन की वजह से। पहले ये सारी चीजों के लिए आता है, लेकिन अब सबसे पहले वो पूछते हैं कि भाई डिप्रेशन तो नहीं है आपको, एंजाइटी तो नहीं है। दूसरी डिजीजेस को भी अगर हम लेकर बात करें तो सबसे पहले ये कि एंजाइटी की वजह से और डिप्रेशन की वजह से कि ये विल पावर, कोई दवा तो डॉक्टर दे देता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि फिर आपकी कितनी ज़्यादा आप उसको लेते हैं डिजीज़ को। तभी हम कंसर्न करते हैं कि भाई पेशेंट के साथ कोई फैमिली मेम्बर, क्योंकि देखिए फैमिली आपकी बहुत सपोर्टिव होती है, और अगर किसी को हो जाता है तो सबसे पहले जो है ना वो फैमिली मेम्बर को ही हम सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस में लेते हैं, उसके बाद हम पेशेंट को बताते हैं। क्योंकि देखिए, अगर हम डॉक्टर्स दवा तो दे देते हैं, लेकिन अगर वो बिल्कुल ही मायूस हो जाता है फिर उस पर वो असर इतना नहीं करेगी। आपको असर तो करेगी, लेकिन आपको बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आप पहले ही हिम्मत हार के बैठ जाते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं है कि आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आप डॉक्टर को दिखा दें। और दूसरी बात ये कि आप कह रही हैं कि एंजाइटी और डिप्रेशन का उसका क्या रोल है, तो ये कि आपको पेशेंट को सबसे पहले ज़्यादा उसको रिलैक्स करना चाहिए, तभी आप पेशेंट के जो फैमिली मेम्बर है उसको कॉन्फिडेंस में लेते हैं, देन फिर आप पेशेंट को लेते हैं। क्योंकि अगर आप किसी आम आदमी को भी जाके कहें कि आपको ये हो गया, तो ऑब्वियसली वहीं जो है ना कोलैप्स होना शुरू हो जाता है कि मुझे ये क्या हो गया। तो आपको आहिस्ता आहिस्ता लेके उसको बताना होता है, ताकि आप जब आप मेडिसिन ये चीज़ दें। अच्छा, फिर ये होता है कुछ ऐसे होते हैं कि आप उनको मेडिसिन या ट्रीटमेंट करते हैं तो कहते हैं कि नहीं अब तो हमें कराना ही नहीं है, अब हमें हो मायूस गया, हो जाते हैं ना अब तो हमें जिंदगी करा से। ही नहीं रहा, ये तो बस हो गया, तो इसका मतलब ये है कि बस अभी एंड हो गया मेरी लाइफ का। ऐसा नहीं है, एंड किसी चीज़ डिजीज़ का लाइफ में नहीं होता। असल बात होती है आप पे डिपेंड करता और आपकी विल पावर पे डिपेंड करता है कि आप उससे और कैसे उसमें- फाइट करते है। हैं। बिल्कुल, और उसमें फैमिली सपोर्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप ना एंजाइटी में इतना जाएंगे ना डिप्रेशन में। और हमने जो है ना कैंसर को बेसिकली पाकिस्तान के अंदर अगर मैं बात करूं तो इसको बहुत बड़ी चीज़ ले लिया है, बहुत बड़ी बीमारी अमूमन है, बीमारी भी है बहुत बड़ी, और इसका ट्रीटमेंट भी काफ़ी जो है अजियतनाक, जिसे हम कह लें कि बड़ा तकलीफ दे ट्रीटमेंट है, और ये बीमारी भी बड़ी तकलीफ दे, लेकिन ये होती भी हमारी ही कोताहियों की वजह बिल्कुल से सही है। कह रही हैं क्योंकि जिस तरह की हम ओरल की बार बार बात कर रहे हैं और अवेयरनेस देने की यहाँ बात कर रहे हैं, वो यही अवेयरनेस है कि आप लोग अगर ये तंबाकू नोशी और ये तमाम चीज़ों को आप छोड़ देंगे, गुटखा पान छालियाँ इन तमाम चीज़ों को छोड़ देंगे, तो इस चीज़ों से बच सकते हैं। क्योंकि आप लोग के मुंह के अंदर जब वो जर्म्स और बैक्टीरिया जो है वो फंस
जाते हैं तो उसकी वजह से यही सारी बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, अगर मैं ईसा लैब की बात करूं, ईसा लैब से मुंसलिक है आप, वहाँ पर ट्रीटमेंट किस तरह की होती है? यानी अगर हम लैब की बात करें तो लैब के अंदर सबसे पहले टेस्ट किस तरफ लेके जाते हैं, कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं? देखिए, ईसा लैब में अवेलेबिलिटी है कि आपके पास डॉक्टर्स, ठीक है, आपके पास डेली डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। सेकेंड, मैं आपके पास उनके पास होती हूँ संडे को 2 to 4। ठीक है। तो कोई भी अगर किसी को पैथोलॉजी, कोई डिजीज होती है तो फिर वो मुझे कंसर्न करते हैं एंड देन। दूसरी बात ये कि हम जब पेशेंट आता है उसको डायग्नोज कर लेते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, उसे लैब में उसका सैंपल बायोप्सी भेजते हैं। ठीक है। तो ईसा लैब के पास ये चीज़ है कि उस बायोप्सी को, जो हम बार बार बोल रहे हैं कि स्टेजिंग जो हम क्लिनिकली डॉक्टर चेक करता है, सेकंड ये कि जो ग्रेडिंग है उसके लिए जो हमें बायोप्सी का टुकड़ा चाहिए था वो हमें लैब भेजना पड़ता है और लैब से वो हमें डायग्नोस होकर आ जाता है कि उसके कितने ग्रेड्स पर है पेशेंट। ठीक है। और असल में उस ग्रेडिंग पर ही हम डायग्नोस करते हैं कि पेशेंट या तो अर्ली स्टेज पे है या फिर वो एडवांस, जिसे हम एडवांस या फिर हम उसे कहते हैं लेट स्टेज। आपको लेट स्टेज जल्दी समझ आ जाएगा कि एक अर्ली शुरू का है और एक लेट स्टेज पर है। और ये दोनों चीज़ें डिपेंड करती हैं कि किस स्टेज में, उसी पे उसका जो है सर्वाइवल रेट। ठीक है। यानी वैसे कॉमनली कैंसर की 4 स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। बिल्कुल। और फर्स्ट सेकंड पे ये होता है कि आपके क्योर होने के चांसेस Early जो diagnose हो है जाते वो हैं, जल्दी होते हैं और आप उससे आपके अंदर उतनी विल पावर भी होती है और आप उतने एक्टिव भी होते हैं कि आप इस चीज़ से उस लड़ चीज़ को कर सकें सकें। और उससे फाइट कर सकें। और थर्ड स्टेज पे भी अमूमन हमने पेशेंट्स को देखा है जो कि बैकअप हुए हैं और वो वापस आए हैं। कीमोथेरेपी, रेडिएशन, कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपीज होती हैं तो उस चीज़ से फिर वो वापस आने की। Cure हो जाते हैं। कीमोथेरेपी करते हैं, कीमोथेरेपी में जो होता है मैक्सोफेशियल सर्जन, ये सारी चीज़ें, हम पूरी एक टीम होती है जो उसका ट्रीटमेंट प्लान करती ठीक है। पूरी एक टीम होती है कि अब क्या क्या आपको करना है। तो कीमोथेरेपी से होता है वो जो सेल्स बढ़ रहे होते हैं, उन जो हम कह रहे हैं कि जिनकी ग्रोथ हो जाती है, उन सेल्स को मार दिया जाता है ताकि वो ग्रोथ ना करें, ये वहाँ पर रुक जाए। ठीक। और फिर हम जो शुआएं कही जाती हैं, रेडिएशन थेरेपी, तो ये सारी कम्बिनेशन थेरेपीज। अच्छा, आपकी मैं रिसर्च की अगर बात करूँ या आपकी स्टडीज़ की बात करूँ तो मैंने ये सुना है स्टडी के अंदर या रिसर्च के अंदर सुना है कि कैंसर के सेल कभी ख़त्म नहीं होते। कैंसर के सेल वक्ती तौर पर सो जाते हैं और उसके बाद वो कब जागे ये नहीं पता होता। ये अमूमन एक थिंकिंग और स्टडी है और डॉक्टर्स भी शायद इसको कहते हैं या कोई डॉक्टर्स के मुंह से मैंने ये सुना है कि ये कभी भी जो है वो फिनिश नहीं होती। ये वक्ती तौर पर सो जाते हैं ज़रूर, और कहाँ सोएं ये नहीं पता, लेकिन ये जाग ज़रूर सकते हैं। देखें, ये जो चीज़ है कि ये सो जाते हैं, ये जाग सकते हैं, ये हमारा, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, कंट्रोल सिस्टम है। कुछ जीन्स ऐसी हैं जो कि उसको कंट्रोल रखती हैं। एक चीज़ होती है कि हमारे पास होती है ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, जो कि ट्यूमर को सप्रेस करती है, मतलब दबा कर रखती है। जब ये कैंसर डेवलप होता है तो ये ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, यानी सप्रेस होने वाली जीन्स जो है ना, वो अपना काम खत्म कर देती है। ठीक है। तो फिर क्या होता है कि हमारे सेल्स डेवलप जाते हैं, जो मैं आपसे कह रही हूँ, एक सिग्नल्स आते हैं हमारी बॉडी में कि अब हमें नहीं करना, मतलब अब हम इस पे कंट्रोल सिस्टम नहीं है। तो वो सिग्नल्स ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होती हैं जो कि काम नहीं करती, तो फिर ये सेल ग्रोथ करते हैं। और इन्हीं सारी जीन्स को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास पूरा सिस्टम है बॉडी का। दूसरा ये कि इन्हीं सेल्स पर फिर जब ये ग्रोथ कर जाते हैं तो हम वो कीमोथेरेपी कराते हैं। इसकी वजह से आपको लगता है कि वो सो जाते हैं या वो डेवलप्ड हो जाते हैं, तो हम उन सेल्स को फिर कंट्रोल की शुआओं तरफ से ले जाते हैं। खत्म कर देते हैं कीमोथेरेपी करके, ताकि वो सेल्स जो हैं वो फिर जो ग्रोथ कर रहे हैं वो खत्म हो जाए। ठीक है। और ये अच्छा, डेवलप बहुत हो जाते सारे हैं। रिस्क फैक्टर्स आप जितना ले रहे हैं, वही उस बात risk वहीं आ गई factors ना पे- कि रिस्क फैक्टर पे आ जाती है मामलात कि आप लोगों को रिस्क नहीं लेना चाहिए और उसको जल्द से जल्द ट्रीटमेंट की तंबाकू तरफ असल में देखना हमारे चाहिए। यहाँ टोबैको है। अच्छा, बहुत सारे चीज़ों में। पेशेंट ऐसे भी होते हैं डॉक्टर शुमाला, जैसे कि सर्जरी की तरफ आप लोग ले गए और सर्जरी हो गई, सर्जिकल हो गई और सर्जिकल इश्यूज भी जो भी हैं उन्होंने करवा भी ली, ओरल की सर्जरी हो गई। तो ओरल में मैंने देखा है कि मुंह को सी दिया जाता है, जहाँ से जो है वहाँ वो लोथड़ा निकाला जाता है या जो भी प्रॉब्लम है या जो भी कैंसर है वो निकाला जाता है सर्जिकल थ्रू आउट, तो उसको सी दिया जाता है। तो खाने पीने में इतनी मुश्किलात होती हैं, तो कब तक प्रोसेस रहता है? देखिए, ये हीलिंग जैसे हमारी बॉडी में भी कट लग जाता है तो वो कोई एकदम से हील नहीं होता, टेक्स टाइम। तो वो खुलता है जी, जब हम सर्जरी वो करते हैं, उस चीज़ को निकाल देते हैं, सर्जिकल पूरा प्लान करते हैं, तो सारी बात है वो हील होने में हमें टाइम लगता है। और आपने ये बात कही कि वो सो जाता है, वो तो ये है कि हमारी बॉडी में ये दोबारा से रिकरेंस भी हो सकती यही मैंने कहा ना है, कि रिकरेंस भी हो सकती है। और डिपेंड वही करता है कि या तो ये हो सकता है कि जो इतना ज़्यादा हमें ये होता है कि बहुत ज़्यादा फैल जाता है, तो हम कुछ हद तक तो उसको सर्जिकल एक्सरसाइज मतलब करके निकाल सकते हैं। पूरा अगर वो आपका स्प्रेड हो गया है, फैल गया है, तो हम पूरी चीज़ को नहीं निकाल
नहीं निकाल तो सकते। ये होता है कि दोबारा रिकरेंस भी हो जाती है, लेकिन ये पूरा प्लान होता है कि आपको कितना सर्जिकल करना है, कितनी कम्बिनेशन ऑफ थेरेपीज उसको देनी है, सर्जिकल प्लस कम्बिनेशन ऑफ थेरेपीज। हमारे पास रेडियोथेरेपी है, कीमोथेरेपी है। अच्छा, ये जो रेडियो और कीमोथेरेपी की आप बार बार बात कर रही हैं, जैसे कि मैंने अभी भी क्वेश्चन किया कि सर्जरी की तरफ ले जाते हैं, सर्जरी करा रही बहुत सारे पेशेंट कीमो और रेडिएशन नहीं करवाते हैं, वो कहते हैं सर्जरी हो गई, इट्स ओके, अब जो हमारा प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो गया। और बेसिकली कुछ लोगों के माइंड में ये भी होता है कि कैंसर का इलाज काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो हम ये कीमोथेरेपी और रेडिएशन जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते और इस तरह के। लेकिन अब तो काफ़ी गवर्नमेंट अस्पताल ऐसे हैं बहुत ज़्यादा हो गए हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन गवर्नमेंट अस्पताल की हालत भी सबके सामने के लोग उससे कतराते हैं। एक तो वैसे ही पेशेंट जो है वो अजियत का शिकार होता है, फिर वो वहाँ जाके और सर्वाइवल जो है वो अपना मुश्किल कर देता जाकर। तो ये चीज़ जो है लोगों का है, तो वो क्या सही है? मतलब अगर वो कीमोथेरेपी या रेडिएशन की तरफ नहीं जाते तो फिर ज़्यादा चांसेस है कि दोबारा हो जाए चीज़। देखिए, ये सबसे पहले जो अर्ली होता है उसमें आप सर्जिकल जा सकते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट डॉक्टर आपको बता देता है कि ये यहाँ पे हो गया, इसका नहीं है। लेकिन अगर वो लेट स्टेज में चली गई है तो फिर हमें जो है ना ये थेरेपी करवानी पड़ती है। अच्छा। हम सिर्फ सर्जरी पर ही बेस नहीं करते, फिर हमें कम्बिनेशन पे जाना पड़ता है कि हमें रेडियो भी करानी पड़ेगी, कीमो भी। अगर नहीं कराएंगे तो फिर ये वही बात आ जाएगी कि ये रिकरेंस हो लेकिन जाएगा। हमने तो स्टार्टिंग के स्टेजेस पे भी देखा है कि डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर आपने सर्जरी करवा रही है तो ये दो प्रोसेस लाजमी होने हैं, क्योंकि अगर आप ये दो प्रोसेस नहीं करवाएंगे तो जो अंदर बैक्टीरिया हैं या वायरसेस हैं कैंसर के कुछ भी हैं तो वो चीज़ जो है किल नहीं होंगे। यानी जैसे कि इसीलिए आपने ना- कहा ना कि वो हम उसे कंट्रोल करने के लिए हम उसको ख़त्म कर देते हैं रेडिएशन के थ्रू आउट या कीमोथेरेपी के थ्रू आउट। तो ये चीज़ जो है अर्ली स्टेजेस के अंदर भी डॉक्टर जो है कहते हैं कि आपने करवानी, क्योंकि सर्जरी हो चुकी है, अब खुल गया एक चीज़, यानी आपकी सर्जरी के थ्रू आउट वो खुल के निकाल दिया गया, तो अब उस चीज़ को ख़त्म करना, उस वायरसेस को, जैसे कि आपने कहा कि वो माउथ के थ्रू आउट वो गले तक भी पहुँच सकते हैं, वो स्प्रेड भी हो सकता है बॉडी के अंदर। तो इस तरह की कंडीशन के अंदर क्या ज़रूरी होता है? देखिए, मैं आपसे यही कह रही हूँ ना कि हम कीमोथेरेपी क्यों कर रहे हैं। कीमोथेरेपी हम इसीलिए कर रहे हैं कि जो हमारे ग्रोथ सेल्स बन गए हैं, जो कि हमारे वो सेल्स बन गए, हमें उन सेल्स को ख़त्म करना है। तो अगर हम उन सेल्स को ख़त्म नहीं करेंगे, उन सेल्स को कीमोथेरेपी के ज़रिए नहीं ख़त्म करेंगे, तो वो वापस वहीं रहेंगे, ग्रोथ कर जाएंगे। इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि भाई हमें सिर्फ और सिर्फ सर्जिकल पे ही जाना। तभी मैं आपको कह रही हूँ कम्बिनेशन ऑफ थेरेपी। जैसे ही देखें कोई पेशेंट आता है हमारे पास, हमने उसको क्लिनिकली डायग्नोज कर लिया, हिस्टोलॉजिकली डायग्नोज, बायोप्सी करा दी, तो फिर अब हमें ट्रीटमेंट प्लान करना होगा। तो हम एक चीज़ पे नहीं जाएंगे, हम कम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट पर जाते हैं। ठीक है। और वो पूरा डिपेंड करता है कि आपका पेशेंट किस स्टेज पर आया है और किस स्टेज पे आपका उसका जो है अच्छा, आप treatment देना है। BDS भी हैं माशाल्लाह, और इस तरह से आपका लिंक भी है, MPhil भी आपने किया हुआ है, काफ़ी चीज़ों में आपने जो है वो अप्रोच की हुई हैं चीज़ें। अच्छा, जो BDS के अंदर हम जब ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं, दांतों की ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं, तो जो औजार इस्तेमाल किए जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं, वो कहते हैं ना कि स्टेरलाइज नहीं हुए हुए होते हैं बाज़ वक़्त। जो हम अताई डॉक्टरों की बात करें या मुख्तलिफ तरह के क्लिनिक्स खुले में, उसमें अब वो एक दूसरे के जो इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, औजार इस्तेमाल करते हैं, वो एक दूसरे के मुंह में लगते हैं, तो वो भी माउथ कैंसर का सबब बनते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर आपने किसी पेशेंट को ट्रीट किया और आपने उसको एग्जामिन किया है, पेशेंट आपके पास आया, आपने एग्जामिन किया, आपने वो इंस्ट्रूमेंट स्टेलाइज नहीं करे, तो इसका मतलब ये है कि आप वो चीज़ उस पर जो लगी हुई है वो दूसरे के मुंह पर चली जाए। तो स्टेलाइजेशन का बहुत इसमें ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले आपको खुद ही जाकर, जब भी आप किसी डेंटिस्ट को जाके दिखाएं, आप खुद भी इस चीज़ को देख सकते हैं कि उनके इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो स्टेलाइज है या नहीं। अब तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को, पहले होता था हमारे सामने इंस्ट्रूमेंट्स रख दिए जाते थे, अब पूरे पैक हुए हुए रखे हुए होते हैं, पूरे स्टेलाइजेशन हमारे पास बैग्स मौजूद होते हैं, तो वो आपके सामने अगर डॉक्टर खोलता है स्टेलाइजेशन बैग्स, इट मीन्स वो स्टेलाइज हुए हुए। ठीक है। तो आप देखें जाके कि वहाँ का माहौल क्या है, किस तरह के हो तो रहा है। पेशेंट की हिस्ट्री जब आपके पास आती है या पेशेंट आपके पास टेस्ट के लिए आता है, कुछ भी व्हाटएवर आके बताता है, तो भाई हमने ये ट्रीटमेंट कराई थी या इस तरह, तो इस तरह के केसेस आते हैं सामने? देखिए, स्टेलाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम बात करें केसेस या ट्यूमर, जाहिर सी बात है, अगर आपने वो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया, आपने वो ट्यूमर का टुकड़ा जाके निकाला है और उसे एग्जामिन भी किया, वही आपने अगर किसी दूसरे के मुंह पे जाके रख दिया, तो इसका मतलब ये है कि आपने उसको ट्रांसफर कर दिया। तो उस चीज़ में बिल्कुल ये हो सकता है, और उस चीज़ का सबसे तरीका, सबसे बेस्ट यही है कि आप सबसे पहले खुद चेक करें। क्योंकि देखिए, आपको सबसे ज़्यादा, क्योंकि आप पेशेंट हैं, आपकी सेहत है,
तो आपको ही सबसे पहले जज ये क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाया, इसलिए रेस किया क्योंकि अवेयरनेस देने की, जैसे कि हमने बात की, क्योंकि यहाँ बैठकर हम मोस्टली अवेयरनेस ही दे रहे हैं। और ये मैंने इश्यूज देखे हैं, अताई डॉक्टरों के पास हो या कुछ भी हो, वॉट एवर क्लिनिकल जो खोल के बैठे हुए हैं, उनके साथ ये इश्यूज क्रिएट होते Authentic आप हैं लोगों के और पास लोगों को check पता करवाएं। नहीं हो पाता। वो उन्होंने एक सॉल्यूशन के अंदर भी, अगर पानी के अंदर भी रखा हुआ तो वो स्टेरिलाइज हाँ, तो नहीं वो है। आपके पास अब हाँ, बैग्स अवेलेबल हैं। अब ये exactly, चीज़ अब हमारे पास हो गई है कि वो बैग्स आपके सामने ओपन करेंगे तो और स्टेलाइज। और सेकंड ये कि आपको खुद भी, क्योंकि आपकी सेहत है, आपको सबसे पहले खुद ख्याल करना है, तो आपको सबसे पहले जाके देखना चाहिए। अवॉइड करें जो आपको लगता है इस तरह के हैं, ऑथेंटिक जगह पर जाएं जो चीज़ हॉस्पिटल बेस्ड हैं। क्लिनिक्स भी हैं तो आप देखें कि किस तरह कौन क्लिनिक है, उसकी डिग्रीज चेक करें। आप डिग्रीज पे ये ना देखें कि कितनी सारी डिग्रीज हैं। हमारे यहाँ ये चीज होती है, वो तो लगा दी इतनी जाती है लंबी ना। लिस्ट है, नहीं, वैसे तो ही इसका फ्रेम- मतलब है कि ये तो बस फ्रेमिंग भी करा ये दी जाती है डॉक्टर ना। सबसे बड़ा डॉक्टर है। ना करें, आपके पास तो इतनी अच्छी चीज मौजूद है, नेट आपके पास मौजूद है, आप देखें कि वो कौन सा डॉक्टर है, किस चीज का है, कहाँ पे रजिस्टर्ड हुआ हुआ है। आजकल तो हमारे पास डिग्रीज फ्रेम करके भी बस लगाई जाती है ना। बिल्कुल वो बस, इसीलिए लगाई हाँ। जाती हैं। अब ये ना देखें किसी के पास 4 डिग्री है, इसका मतलब ये बहुत बड़ा डॉक्टर है। अब देखिए कौन कौन सी डिग्रीज हैं और वो बीडीएस है या क्या है। तो ये चीज आप खुद सबसे पहले चेक करें, क्योंकि आपकी सेहत है, आपको ख्याल रखना है। तो आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि कितने उसका किस तरह क्या वो डॉक्टर है भी या नहीं है। वेरीफाइड डॉक्टर होना एक बहुत जरूरी है, क्योंकि जो वेरीफाइड डॉक्टर चेक कर सकता है वो नहीं कोई दूसरा बिल्कुल कर ऐसा सकता। ही है, जो वेरीफाइड डॉक्टर चेक कर सकता है वो कोई दूसरा या तीसरा नहीं कर सकता। अच्छा, हम पेशेंट की बात कर रहे थे, पेशेंट की हिस्ट्री की बात कर रहे थे, पेशेंट की कंडीशन की बात कर रहे थे। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो कि हंसते खेलते बोलते चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, रूटीन वाइज अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अमूमन जो है जैसे उनकी सर्कल लाइफ का चल रहा है, शुरू से लेकर आखिर तक वही कर रहे हैं, लेकिन सडनली एक शॉक लगता है, सडनली एक सिम्टम आता है, चक्कर आ रहे हैं या वॉट एवर, उनको जो है बॉडी में पेन हो रहा है, स्टिफनेस बहुत ज़्यादा हो रही है बॉडी में, और ये कॉमनली दिया जाता है पेन किलर खा ली, उसके बाद पेन किलर खाने के बाद फिर दोबारा वो कंडीशन हो रही है, 2 घंटे आराम आ रहा है, उसके बाद फिर दोबारा वो कंडीशन हो रही है। फिर जब डॉक्टर के पास जाया जाता है या हिस्ट्री डेवलप की जाती है तो उस पर पता चलता है कि भाई ये तो लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर पे आ गया। इस तरह के भी होते हैं मामला। देखिए ये चीज़ कि ये सिर्फ आपको असल में इसमें सिम्टम्स इतने नहीं आते, लेकिन सबसे चीज़ जो आती है या तो वो कोई ग्रोथ आएगी या रेड वाइट कलर का कोई आपको मुंह के अंदर पैच नजर आएगा, अच्छा, कोई लाइंस आपको नजर आएंगी। डायरेक्ट ओरल कैंसर डेवलप नहीं होता। तो वो लाइंस किस तरीके से नजर रेड और आएंगी? वाइट कलर की आपको लाइंस नजर आएंगी। रेड कलर का आपको पैच नजर आएगा और वाइट कलर की आपको लाइंस नजर आएंगी। ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता, डायरेक्ट नहीं है कि ओरल कैंसर होगा। प्री मैलिग्नेंट जिसमें हम करते हैं कि मैलिग्नेंसी से पहली वाली कंडीशन कौन सी है, जिसमें मैंने आपको कहा कि लिमिटेड माउथ ओपनिंग हो जाती है, ठीक है, वो एक प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है जिसको हम कहा जाता है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। वो एक प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है। अगर उसको ट्रीट ना करें तो फिर वो जाके ओरल कैंसर में डेवलप हो जाती है। अगर कोई ग्रोथ हो जाती है आपके मुंह में, रेड कलर के पैच, वाइट कलर की लाइन है, आपका मुंह नहीं खुल रहा और आप, तो फिर ये है कि ये आगे जाके ओरल कैंसर में डेवलप हो जाते हैं। अच्छा, जब हमारे यहाँ मुंह नहीं खुल रहा होता, ये सब होता है, तो उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। तो जब निग्लेक्ट करते हैं तो फिर वो प्री मैलिग्नेंट से मैलिग्नेंट, मतलब कि जो आपका कैंसर से पहले की सारी कंडीशंस होती हैं उनसे फिर कैंसर में डेवलप। सही है। अच्छा, जिस तरीके से आप बता रही हैं कि पैचेस पड़ना शुरू हो जाते हैं, वाइट लाइंस पड़नी शुरू हो जाती हैं, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके बचपन से ही मुंह के अंदर एक लोथड़ा होता है, यानी जबान के पास या साइड पर जो है ना वो एक बॉल टाइप की चीज़ होती है। तो वो क्या कैंसर का सबब होती है या वो नॉर्मली होती है लोगों के अंदर? नहीं नहीं, नॉर्मली बेसिकली नहीं होती। वो हमारे जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उसकी ग्रोथ हो जाती है। अच्छा, तो वो एक्चुअली ग्रोथ जब हो जाती है तो वो आके डॉक्टर्स को दिखा देते हैं कि शायद ये, क्योंकि जब हम इतना बता रहे होते हैं कोई ग्रोथ हो रही है तो फिर हम उसकी भी बायोप्सी करा देते हैं। हम वो निकाल के एक्सरसाइज करके लैब भेज देते हैं तो हमें रिपोर्ट आ जाती है। तो हमारा ये होता है कि ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन असल में हमारे जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं उनकी वो ग्रोथ हो जाती है। अच्छा, ये सॉफ्ट टिश्यूज की ग्रोथ जी, है तो बिल्कुल, वो वो भी growth हो जाती उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, मतलब आप ये जी कह रही बिल्कुल। हैं? देखिए जो भी मैंने आपसे स्टार्ट किया, जो भी आपके मुंह में एक आपको अनयूजुअल सी चीज़ नजर आ रही है, कोई एबनॉर्मल सी चीज़ नजर आ रही है, कि आप कुछ दिनों से देख रहे हैं कि मेरे मुंह में जो है वो थिकनिंग हो रही है गाल पे कहीं पे, तो कोई भी अनयूजुअल या एबनॉर्मल सी चीज़ होगी तो आपको उसको सीरियस लेना चाहिए। और अगर छाला है, क्योंकि देखिए छाले की हमारी दवाइयाँ बहुत होती हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑइंटमेंट्स है, माउथ वॉश हैं, लोग लगा लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर छाला आपका 2 से 3 हफ्ते में हील नहीं हो रहा, पहले 2 हफ्ते कहे जाते थे, अब 2 से 3 हफ्ते कहा जा रहा है रिसर्च बेस पर। विद इन अ मंथ? हाँ,
मंथ भी आप कह सकते हैं, 2 से 3 हफ्ते अगर नहीं हील हो तो फिर आपको जरूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ठीक है, आप अपने उस माउथ वॉश और ऑइंटमेंट्स क्रीम्स पर ना जाएं कि ये हो जाएगा। ठीक है। शुमाइला, लास्ट क्या मैसेज देना चाहेंगे? लास्ट मैसेज ये देना चाहूंगी कि हम डॉक्टर्स तो आपको बोलते रहते हैं कि आप लोग जो है वो चीज़ ये चीज़ ना इस्तेमाल करें, लेकिन ये है कि आपको जो है इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि सेहत सबसे बड़ी नेमत है। अगर आप इस चीज़ को इजीली लेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो। बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे कि शुमाइला ने कहा कि जान है तो जहान है, क्योंकि आप अपनी हिफाजत करेंगे तो ही आप तमाम चीज़ें कर सकेंगे। और आज का टॉपिक रखने का मकसद यही था कि जितने लोग हमें देख रहे हैं वो अमूमन कुछ सबक सीख सकें, क्योंकि जो कि हम ये चीज़ें बहुत सस्ती बज़ाहिर दिखाई देती हैं या महंगी महंगी भी हैं, जो कि हम ख़रीद के पी रहे होते हैं, ख़रीद के इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो कि हमें पता भी है कि मुँह के लिए नुकसान का बाइस है। तो उस चीज़ को अवॉइड करें और आगे की तरफ जाएँ, क्योंकि ज़िंदगी खूबसूरत है बहुत, ज़िंदगी के अंदर और बहुत ज़्यादा चीज़ें आपने देखनी है। और इसके लिए बहुत अच्छा है कि डॉक्टर ईसा में जो है वो कल 14 अगस्त का कैंप भी उन्होंने रखा है, तो आप फ्री डेंटल चेकअप आके करा सकते हैं। कल दोपहर से शाम तक मौजूद है और आपकी जो है ब्लड टेस्ट उन पर भी डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं ईसा के, तो आप वहाँ पर आके फ्री डेंटल चेकअप करा सकते हैं। किसी को भी कोई मसला है तो फ्रीली आके इनके आप आ जाएं, फ्रेंच जहाँ पे इनके लैब्स हैं वहाँ पे आके आप फ्री चेकअप कल करा सकते हैं 14 अगस्त से। यानी जितने लोग देख रहे हैं उनके लिए ये भी अच्छा बेनिफिट है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुमाइला। Thank you so much, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, मेट्रो प्रोग्राम ईसा का का वक्त बहुत खत्म हो शुक्रिया। गया, मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।